वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पंजाब से चल के कनाडा में जाके कंप्लीट होती है। इसके दो पहलू हैं। एक तो पंजाब से चल के कनाडा में जाके कंप्लीट होती है, दूसरा पंजाब से चल के कनाडा और कनाडा से फिर चल के पंजाब में कंप्लीट होती है। दोनों ही तथ्यों पे बात करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक और आपको भी सुनना चाहिए यदि आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो या कनाडा से अब आने का प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कंडीशन, हालात, सब कुछ आपके अगेंस्ट कभी हो जाते हैं तो कभी साथ हो जाता है। दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है। दो तरह के इंसान हैं जो कनाडा जाते हैं। एक तो किसी भी तरह से जद्दोजहद में रहते कि किसी भी तरह से हमारा कनाडा मूव हो जाए। दूसरा वो होते जो स्टेप टू स्टेप फॉलो करके कनाडा पहुंचते हैं। आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो किसी भी तरीके से कनाडा पहुंच जाते हैं। मैं आज उनकी बात कर रहा हूं जो स्टेप को फॉलो करते हुए कनाडा पहुंचते हैं और उनका एंड कंडीशन क्या होता है, और वो कंडीशन जो एंड हो रहा है वो ना हो, इसके लिए आपको ये कहानी सुननी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब आप कनाडा पहुंचते हो तो आप बहुत सारे स्टेप को फॉलो करते हो, अपने ड्रीम को खरीदते हो, सपने को खरीदते हो, जिसके लिए आपको एक हैंडसम पेमेंट पे आउट करना पड़ता है। जैसे कि सपोज कि आपने पीआर लेने के लिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कनाडा के अंदर जितने भी एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, 10% को आप छोड़ दो तो 90% ऐसे एकेडमी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है वहां पे जो सिर्फ और सिर्फ पीआर के नाम पे अपने डिग्री को बेचते हैं। उस डिग्री को लेके यदि आप आउट ऑफ कनाडा आओ तो उसकी वैल्यू इंडिया के डिग्री के बराबर भी नहीं है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो डिग्रियां क्यों मिल रही है और आपकी जरूरत क्या है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करते हैं तो एंड कंडीशन हमारा इतना बेकार क्यों होता है कि हमारे पॉइंट्स 450 आ रहे हैं, 500 तक पहुंच जा रहे हैं। एंड कंडीशन में तो ऐसा भी है कि जो 5 साल तक रह रहे हैं उनके 520, 515 इस तरह से पहुंच रहे हैं, और कटअप 522। जब आपका 520 होगा तो उनका कटअप 525 आएगा। जब आपका कटअप पता चले कि आप 5 साल रह रहे हो वहां पे और आप एक ग्रेजुएशन लेवल पे गए थे तो आपकी एज 30 प्लस भी हो चुकी है। अब जैसे जैसे 30 प्लस होगा वहां से पॉइंट्स भी घटते हैं। अब एक साल आपका जितना पॉइंट्स बढ़ेगा नहीं, उससे ज्यादा घट जाएगा। प्रॉब्लम यहां पे भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें इस कंडीशन में फंसना ही क्यों है। एंड कंडीशन में तो 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार डॉलर आप दे रहे होते हो लॉयर को कि किसी भी तरह से हमारा कुछ भी करवा दो। बहुत ही ज्यादा वाहियात हरकतें दोनों तरफ से हो रही होती है, लॉयर की तरफ से भी, आपके तरफ से भी। अनकंडीशनल चीजें आप चाहते हो, अनकंडीशनल पैसे देने को तैयार होते हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम, ये सारे चीजों को देखने का टाइम नहीं है। अब उन पहलू को पकड़ना बहुत जरूरी है कि आप इस कंडीशन में पहुंचो ही ना। सबसे पहली चीज, जब आप कनाडा के लिए सोच रहे होते हो तो आप एक चीज को जानो कि कोई भी कंट्री अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करती है। देखो, मैं मानता हूं कि लोगों के दिमाग में ये घुसता नहीं है, बिकॉज हर किसी को पता होता है कि कनाडा में लैंग्वेज को लेके क्या है। इंग्लिश आती है, आपको जॉब मिल जाएगा। इवन तो बहुत सारे ऐसे प्रोविंस में जहां पे हिंदी, पंजाबी ही बोली जाती है। प्रॉब्लम वो नहीं है। देखो, किसी भी कंट्री की रियल लाइफ में घुसने के लिए, किसी भी कंट्री से पैसे कमाने के लिए आपको उनके लोकल लोगों से मिलना ही पड़ेगा, उनके लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट को समझना ही पड़ेगा, वरना आपके हाल भी उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह से अब पड़े हुए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, कनाडा पहले जैसा नहीं रहा जो आप सोच रहे हो। जिनसे आप पंजाब के अंदर बैठ के जिनसे कहानियां सुन रहे हो ना, उनकी थॉट ऑफ प्रोसेस पंजाब कनाडा को लेके और अब कनाडा के हालात को लेके दोनों ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आज मैं बिल्कुल परफेक्ट बात करने जा रहा हूं जिस पे आपको केयर करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहली चीज, यदि आपके मन में प्लान आ रहा है कि मुझे कनाडा जाना है, तो सबसे पहले आप उसके लैंग्वेज को उठाओ, अपने इंग्लिश को स्ट्रांग करो, फ्रेंच को स्ट्रांग करो। उससे क्या होगा? उससे दो चीजें होंगी।
पहली चीज, आप कनाडा में जब जाते हो तो एजुकेशन में, एजुकेशन के बाद जो काम करते हो उसमें, और पीआर लेने में, इन तीनों ही चीज में फ्रेंच की बहुत ज्यादा योगदान है। यदि आप टैफ का एग्जाम निकाल लेते हो, इवन इंडिया से भी 2 साल की वैलिडिटी होती है उसकी, बट मैं कहूंगा कि आप सीखना शुरू करो। सर्टिफिकेट जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि आपको ही पता है कि कनाडा में मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए, तभी आप पीआर के साथ में, पीआर के लिए टैफ एग्जाम का सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टैफ एग्जाम की तो सर्टिफिकेट आप कभी भी ले सकते हो, हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पे आपका नियरेस्ट, इवन कनाडा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हर जगह उसकी एग्जाम होती है। आप फीस भरो, एग्जाम दो, सर्टिफिकेट लो और लगा दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रेंच हमें सीखनी ही क्यों है। तो फ्रेंच आपको सीखनी इसलिए है बिकॉज कि फ्रेंच सीखना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। हर कोई यही सोचता है कि 2-3 महीना लगाएंगे हो जाएगा, 2-3 महीना लगाएंगे हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 2-3 महीना में नहीं होगा। इसके लिए आपको फुल प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। आप कितना तेज तर्रार हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिस में हो तो आप सीख जाओगे, आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप नहीं सीख पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप शुरू करो ना। आप कनाडा में जाके जब आप एजुकेशन कर रहे हो तो वहां भी आपको टाइम नहीं रहता, आप जब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो वहां भी आपको टाइम नहीं, तो क्या आपको भी पता है कि कनाडा का लाइफ और इंडिया का लाइफ दोनों डिफरेंट है। यदि आप इंडिया के अंदर 8 घंटे मेहनत करो तो इतना दिमाग में बैठा के चलो कि कनाडा में आपको 12 से 15 घंटा मेहनत करने पड़ेंगे, और वो भी ढंग वाला मेहनत जिसको आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते इंडिया में बैठ के, उस टाइप का मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन वही है ना कि हम इंडिया में लोगों को देखते नहीं है इस तरह का काम करते, वहां हम लोगों को देखते तो वो कल्चर बन जाता है। कल्चर नहीं है वो आपकी मेंटेलिटी को चेंज कर दी गई है और तब आपको कल्चर दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप क्या करने गए हो और क्या कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। कनाडा आप जा रहे हो हैंडसम पैसा कमाने के लिए, तो आप रिक्वायरमेंट को समझो तो सही कि कनाडा आपसे मांग क्या रही है। कनाडा आपसे स्किल मांग रही है, लैंग्वेज मांग रही है, कल्चर मांग रही है, वहां के नेटिव स्पीकर जो है, नेटिव लोग जो है, उसके बीच में आपकी प्रेजेंस को मांग रही है। और आप क्या दे रहे हो, आप इसके अगेंस्ट में सारी चीज दे रहे हो। तो 5 साल के बाद रिटर्न आ रहे हो यहाँ पे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने वो सारे काम करे जो कनाडा को नहीं चाहिए था। कनाडा जो काम मांग रही थी आपसे, आपने वो करा ही नहीं। आप आज के डेट में देखो, 100 लोग यदि कनाडा से पंजाब की तरफ या फिर इंडिया में किसी भी कोने से जो गए हैं, इवन कि मैं बात करूं तो गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, यही 3 मेन स्टेट है जहां से भर भर के लोग जाते हैं। यदि आप इन्हीं के एनालाइज कर लो, बाकी भी स्टेट है जहां से लोग जाते हैं, बट नंबर ऑफ क्वांटिटी इन 3 स्टेट का सबसे ज्यादा होता है। प्रॉब्लम यह है कि आप यदि डीप एनालाइज करो तो आपको लगेगा कि इसमें से 100 में से यदि 100 लोग रिटर्न होकर वहां से आ रहे हैं, तो आप जाके देखो उनमें से 80% लोगों ने वो काम करे हैं जो कनाडा को चाहिए ही नहीं था। सबसे बड़ी बात है 20% तो ऐसे भी लोग होते जिनको नहीं पसंद तो वापस चले आते, उनके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कनाडा जाने का, देखो कनाडा में पैसे हैं, लाइफ है, सब कुछ है, बट कनाडा जो मांग रहा है वो तो दो। तो इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूँ कि जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हो कनाडा जाने का, आपका विजन है, ऑब्वियसली यदि कनाडा जाओ तो आपका 100% सिक्योर है कि मुझे वहीं पे अपना लाइफ को सेट करना है, तो अभी से अपना गोल को अचीव करना शुरू करो। सबसे पहले आप कनाडा के स्किल को समझो, कनाडा में डिमांड क्या है। दूसरी चीज, लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम में फ्रेंच को लेके आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते कि मेरा बिना फ्रेंच का काम चल जाएगा, क्योंकि अब कंट्री फुल मोड में आ चुकी है। अब कंट्री आपसे डिमांड करती है कि मुझे ये चीज दो, मुझे ये चीज दो, नहीं है तो जाओ, चाहे आप कितना भी अच्छा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में आपको लैंग्वेज को लेके सीरियस होने ही पड़ेंगे। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच एक प्रीमियम लैंग्वेज है, वहां पे सुपीरियर लैंग्वेज है, उस तरह से आप ट्रीट हो रहे हो। तो आपको अब चीजें को सीखने पड़ेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा, और तब जाके आप देखो आपका लाइफ कितना आसान हो जाता है। होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और आपके जहन में आ रहा होगा जो पूछना है, तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स में रख के पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते
लॉ बीबीपी फ्रेंच एकेडमी आपके लिए मास्टर प्लान लेके आया है। आप भी टैफ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसकी टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ है। 9 मंथ में आप बहुत अच्छा अपना मार्क्स लेके आ सकते हो और अपना पीआर अचीव कर सकते हो। इस क्लास में आपको 2 तरह का इंजेक्शन मिलते हैं। पहला, लाइव क्लास के साथ भी आप जा सकते हो और आप रिकॉर्डिंग क्लास के साथ भी जा सकते हो। 2 क्लास के अकॉर्डिंग जैसे तो फर्स्ट 3 मंथ में हम लोग ग्रामर और वॉकेब बिल्डअप करते हैं। यहाँ से आपको मिलता है 300 वर्ड में किसी भी टॉपिक पे लिखना आपको आता है। 300 अप्रॉक्स मतलब 2 से 3 मिनट आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना आ जाता है और मोर देन 50% आपको चीज़ें समझनी आती है पहले ही सेमेस्टर में। दूसरा सेमेस्टर में आप नेटिव स्पीकर के साथ बैठ के ये सारे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जो भी आपने सीखा बेसिकली लिसनिंग, ओरल और राइटिंग। फुल प्रैक्टिस आप 3 मंथ में कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको सिर्फ लाइव क्लास ही अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग क्लास आपको नहीं दिया जाता क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास का आपका कोई बेनिफिट नहीं होना यहाँ पे। और लास्ट में आपका जो भी स्ट्रेटजी है, जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हो, प्रॉपर टैफ का एग्जाम देना चाहते हो तो इसकी आपकी मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में प्रॉपर प्रैक्टिस और आपका मार्क्स रिवीजन करवाया जाता है। तो आपको भी लगता है कि मेरे क्लास के साथ जुड़ना चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर, ये मेरा नंबर है, और यदि आप कनाडा में हो तो ऊपर के 2 नंबर पे आप कॉल करके अपना बुक कर सकते हो क्लास। थैंक यू सो मच।